हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और आज हम इंडियन पॉलिटी में संसद पढ़ेंगे। ठीक है। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है और संसदीय प्रणाली जिसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। और आज हम संसद पढ़ेंगे और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट मत करना भूलिएगा और जो लोग चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे और नई वीडियो की नोटिफिकेशन जिससे आपको मिलती रहे। तो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद क्या है, एक विशिष्ट व केंद्रीय स्थान रखती है, महत्वपूर्ण स्थान रखती है। संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 या 79 से 122 यानी 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, ठीक है, अधिकारी, प्रक्रिया, विशेषाधिकार क्या है, शक्ति क्या है संसद की, ये सब के बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 79 से लेके 122। ठीक है, आर्टिकल 79 से 122। संसद का गठन संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं और बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। ठीक है, 3 अंग में प्रथम राष्ट्रपति, दूसरे हैं लोकसभा, तीसरी राज्यसभा। ये तीनों मिलके ये संसद के तीनों अंग होते हैं। राज्यसभा उच्च सदन होती है जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, जबकि लोकसभा निचला सदन होता है। ठीक है, राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि लोकसभा संपूर्ण रूप से भारत के लोगों का क्या करती है, प्रतिनिधित्व लोकसभा करती है। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो हम लोग प्रत्यक्ष रूप से इनका इनका चुनाव करते हैं और इन्हें संसद में भेजते हैं। ये सांसद होते हैं जो लोकसभा के चुनाव जब होता है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी वो संसद का सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही वह संसद में बैठता है, क्योंकि लोकसभा में स्पीकर बैठते हैं लोकसभा के और राज्यसभा में उपराष्ट्रपति होते हैं, पदेन सभापति होते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो बैठते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक, लेकिन राष्ट्रपति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है और वह संसद का अभिन्न जो है अंग है। ठीक है, तब तक विधि या कानून नहीं बनता जब तक कि राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति न देने। यानी कोई भी विधेयक लोकसभा से पारित होता है, फिर राज्यसभा से पारित होता है और दोनों से पारित होकर हस्ताक्षर के लिए किसके पास जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। और यदि राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करेंगे, हस्ताक्षर नहीं करेंगे, तो वह कानून या विधि नहीं बनता है। ठीक है, कोई भी कानून बनता है तो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए वो जाता है और राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना पड़ता है। इसलिए राष्ट्रपति बहुत महत्वपूर्ण है और वो संसद का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति संसद के कुछ चुनिंदा कार्य, महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जैसे राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्र आहूत करते हैं। ठीक है, सत्रावसान करते हैं, लोकसभा को विघटित कर सकते हैं जब संसद का सत्र न चल रहा हो। ठीक है, न चल रहा हो, वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं आदि, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, दोनों सदनों की संरचना, राज्यसभा की संरचना, अधिकतम संख्या कितनी होती है, राज्यसभा के सीटों की संख्या कितनी है, 250 निर्धारित है। इसमें से 238 सदस्य होते हैं, जो 238 सदस्य राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। जैसे यही अभी आपका ये चुनाव हुआ है, आज रिजल्ट आया है चुनाव का और 10 तारीख को जो रिजल्ट आया है आपका, तो उसमें जो उसमें भेजे जाएंगे वो इनसे ही, ये जो विधानसभा का चुनाव हुआ है ये इन्हीं में से प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ठीक है, तो इन ये प्रतिनिधि चुन के जो जाते हैं वो वहां पे राज्यसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा में जो जाते हैं। जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जैसे कि बहुत आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर और रेखा और बहुत से लोग हैं जो कला साहित्य क्षेत्र आदि से वो रखते हैं, संबंध रखते हैं। तो राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करते हैं, खुद चुनते हैं। ठीक है, और जिनका नाम हो, जो इन सब उसमें क्षेत्र से, कला विज्ञान साहित्य आदि से जिनमें नाम हुआ हो।
वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, इनमें 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 4 राज्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। ठीक है, राज्यों का प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, जो अब निर्वाचित सदस्य हो वही करेंगे। चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संख्यमणि मत द्वारा होता है। राज्यसभा के सीट, राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जैसे जहां की ज्यादा जनसंख्या है उसी आधार पर सीटों का, राज्यों की सीटों का बंटवारा किया जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप देखते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में से 31 सदस्य हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश आपका, तो उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य चुन के राज्यसभा में जाते हैं। अब बीजेपी की सरकार बनी है या एसपी ने जितनी सीटें जीती हैं तो उसमें से वो अपना राज्यसभा में अपने सदस्य चुनकर भेजेंगे। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्र का प्रत्येक प्रतिनिधि इस कार्य के लिए निर्मित एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। यह चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संख्यमणि मत द्वारा होता है। 7 संघ राज्य क्षेत्रों में से सिर्फ 2, दिल्ली व पुडुचेरी के प्रतिनिधि राज्यसभा में है। ठीक है, एक चीज इंपॉर्टेंट बता दूं कि अब 7 न होके कितने हैं, अब 8 हैं। ठीक है, अब 8 हैं, संघ राज्य क्षेत्र जो है 8 हैं और राज्य कितने हैं, राज्य हैं 29, 29 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं इस समय। नामित निर्देशित सदस्य। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को नामित और निर्देशित करता है जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होता है। ऐसे व्यक्तियों का नाम अंकित करने के पीछे उद्देश्य क्या होता है कि नाम या प्रसिद्ध व्यक्ति बिना चुनाव के राज्यसभा में जा सकता है। ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्ति होता है तो उसे राज्यसभा में भेजा जाता है। लोकसभा की संरचना। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है। इनमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि, 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, संघ राज्य होते हैं उनके प्रतिनिधि होते 20 और 530 राज्यों के होते हैं। ठीक है, वर्तमान में राज्यसभा में 545 सदस्य हैं, इसमें से 530 सदस्य राज्यों में से 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित हैं। राज्यों का प्रतिनिधित्व। लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि राज्यों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। भारत के हर नागरिक को जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और जिसे संविधान या विधि यानी कानून के उपबंधों के मुताबिक अयोग्य नहीं ठहराया गया, यानी 18 वर्ष से जिसकी उम्र अधिक है, 18 वर्ष का हो गया है, बालिग हो गया है, तो वो बच्चा जो है जाकर वोट दे सकता है, उसे मतदान का अधिकार है, अपने मत देने का उसे अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अगर 18 वर्ष पूरा कर चुका है अपनी आयु, लेकिन बस किसी कारण बस उसे अयोग्य न ठहराया गया हो। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है मुझे उसे ब्लू कर दिया है मैंने। 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा मत देने की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। बार बार क्वेश्चन आपका रिपीट होता है, पूछा जाता है हर एग्जाम में, चाहे आप आईएएस कर दें, पीसीएस कर दें या आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। तो 61वें संविधान संशोधन कौन से संशोधन के द्वारा? 61वें संशोधन के द्वारा 1988 द्वारा मत देने की आयु, ठीक है, कब संशोधन हुआ था 61वां? 1988 में। मत देने की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी पहले, उसको घटा के कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। संविधान ने संसद को संघ राज्यों के प्रतिनिधियों को चुनने की विधि के निर्धारण का अधिकार दिया गया है। इसी के तहत संसद ने संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 बनाया, जिसके तहत राज्य संघ राज्य क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, लोकसभा के चुनाव प्रणाली देखते हैं कैसी है। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र। लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन कराने के लिए सभी राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। जब लोकसभा का चुनाव आएगा तब आप देखेंगे। इस संबंध में
या पिछले अभी जो 2019 में चुनाव हुआ था, इसमें दो उपबंध बनाए गए हैं। लोकसभा में सीटों का आवंटन बंटवारा प्रत्येक राज्य की ऐसी रीति से किया जाएगा या स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। यह उपबंध उन राज्यों पर लागू नहीं होता है जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है, यानी जो राज्य छोटे हैं जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है उन पे ये चीजें लागू नहीं होती। प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। ठीक है। प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर पुनः समायोजन किया जाता है। जैसे 2011 में जनगणना हुई थी, अभी जनगणना नहीं हुई है। राज्यों को लोकसभा में आज स्थानों का आवंटन, प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन संसद को इसका क्या है, अधिकार है। ठीक है। प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक रूप से निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन करना क्या है, इसको संसद को अधिकार है कि वह इसके लिए प्राधिकार और रीति का निर्माण निर्धारण करे। और इसी के तहत संसद ने क्या किया, 1952 में, 1962 में, 1972 में, 2002 में परिसीमन आयोग लागू किया। ठीक है। क्या किया, परिसीमन आयोग जो है इसने लागू किया, यानी एक सीमा क्षेत्र तक ही वह उनका विस्तार हो। तो परिसीमन आयोग अधिनियम लागू किया इन उसमें। ठीक है। और 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में सरकार को यह शक्ति दी गई कि वह 1991 की जनगणना की संगत जनसंख्या के आधार पर राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन या संयुक्तिकरण कर सकती है। ठीक है। और बाद में 27वें संशोधन अधिनियम 2003 में निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर करने के लिए कहा गया, न कि 1991 की जनगणना के आधार पर। हालांकि जो है इस तरह के बदलाव राज्यों में को लोकसभा के स्थानों के आवंटन की संख्या को बिना बदले भी किए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। हालांकि संविधान में देखिए किसी धर्म विशेष को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, प्रतिनिधि का त्याग किया गया है संविधान में। संविधान हमारा धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। ठीक है। लेकिन जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई हैं। प्रारंभ में यह 10 वर्षों के लिए किया गया था। शुरुआत में क्या किया गया था कि 10 वर्षों, क्योंकि उन्हें बराबरी पे लाने का अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ था और उन लोगों को मत देने का अधिकार भी शुरुआत में नहीं था। तो उनको बाद में ये सब चीजें लाने के लिए इसके बाद 10 वर्ष के लिए उनको उनका ये बढ़ा दिया गया था। बाद में 10 वर्ष के लिए फिर बढ़ा दिया गया, फिर उसके बाद 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इसी तरीके से 2020 तक के लिए ये बढ़ा दिया गया था और उसके बाद इसे फिर बढ़ा दिया गया। दोनों सदनों की अवधि, राज्यसभा की अवधि, यह एक अस्थायी संस्था है। ठीक है। मेन पॉइंट, राज्यसभा क्या है, इसकी अवधि ऐसा नहीं है कि 5 साल 6 साल के लिए है। यह एक अस्थायी संस्था, इसका विघटन नहीं होता, यानी एक राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती, जैसे कि लोकसभा हर 5 साल पे विघटित हो जाती है और दोबारा इसका चुनाव होता है, इलेक्शन होता है और नए प्रधानमंत्री चुनकर जाते हैं। किंतु इसके लिए 1/3 सदस्य, ठीक है, इसका विघटन नहीं होता है। अस्थायी संस्था अस्थायी नहीं है। हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, यानी सेवा से हर दूसरे वर्ष रिटायर होते रहते हैं और सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सीटें चुनाव के द्वारा फिर भरी जाती हैं, फिर चुनाव होता है। जैसे अब विधानसभा को चुनाव हुआ है, अब राज्यसभा के सदस्य चुन के जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से फिर ये जो है भरे जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष के शुरुआत में मनोचयन भी होता है। सेवानिवृत्त वाले सदस्य कितनी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं, जिनका सेवानिवृत्त जो हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं और नामित भी हो सकते हैं।
ठीक है। लोकसभा की अवधि राज्यसभा से अलग लोकसभा जारी रहने वाली संस्था नहीं है। ठीक है, राज्यसभा से अलग है क्योंकि लोकसभा में ऐसा नहीं होता है। सामान्य तौर पर इसकी अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक में 5 वर्ष के लिए होती है। जैसा कि आप जानते हैं 5 वर्ष बाद चुनाव होता है लोकसभा का, और इसके बाद यह खुद विघटित हो जाती है। हालांकि राष्ट्रपति को 5 साल से पहले किसी भी समय से विघटित करने का इसे अधिकार है। किसी भी कारणवश राष्ट्रपति चाहें तो इसे विघटित कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कारण होना चाहिए। इसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकती। इसके अलावा लोकसभा की आज की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष तक यह बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, लोकसभा में 1 साल के लिए किसी कारणवश, जैसे कि गृह युद्ध हो रहा हो या बाहर के देशों से युद्ध हो रहा हो, तो इस तरीके की चीजें जब होती हैं तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन इसका विस्तार किसी भी दशा में आपातकाल यानी आपातकाल स्थिति में इसे बढ़ाया जा सकता है 1 वर्ष के लिए, लेकिन खत्म होने के बाद 6 महीने की अवधि से अधिक इसे नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, तो हमने इतनी चीजें आज कर ली और आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।